हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आपके सामने लेकर आए हुए हैं हम फिजिक्स के अनसॉल्व्ड को, और जिसमें हम सेट नंबर 1 कर रहे हैं। 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के घात तक। उसके बाद बेटा आगे के क्वेश्चंस आज लेकर आए हुए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि 2 केमिस्ट्री के सेट कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिक्स का ये सेट बेटा बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। बस आप लोगों का लगातार सपोर्ट बना रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ड़ की ओर। 4 का ड़ क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। 4 का ड़ क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाना है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा, और उसके बाद इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बेटा तरंग संचरण को दर्शाना है। समझते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ड़, और इसमें पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें समझते हैं क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया कि कोई परिपथ है, अगर उस परिपथ में परिवर्ती धारा बढ़ती है, परिवर्ती धारा का मान क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो परिवर्ती धारा बढ़ने के साथ साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होगा किसके लंबवत होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो इससे ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। तो जो ये परिपथ है, उस परिपथ से जो ऊर्जा होगी वह तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। लिखते हैं इसके बारे में, लिखेंगे जब किसी मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार जब किसी परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा बढ़ती है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जो किसके लंबवत होगा, वैद्युत क्षेत्र के, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के ऐसा होगा, लंबवत होगा। जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, लंबवत होता है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तो इस परिपथ से ऊर्जा तब विद्युत तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। इस पर्पज से ऊर्जा होगी वो किसके रूप में उत्सर्जित होगी? तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे
विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मैक्सवेल के अनुसार जब किसी परपथ में परिवर्ती धारा बढ़ती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो इस परपथ से जो ऊर्जा का उत्पन्न होगा, ऊर्जा जो तो इस परपथ से जो ऊर्जा, उस परपथ से ऊर्जा विद्युत तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। अब इसका आरेख देखते हैं बेटा, संचरण देखो। यहां पर बेटा ये वाला एक्स, ये वाले बेटा एक्स अक्ष हो गया, ये वाला वाई अक्ष और ये वाला जेड अक्ष, एक्स वाई और जेड। ये है तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ये वाली दिशा बेटा, ये बेटा विद्युत क्षेत्र की है। ये कौन किसकी है? ये वाली बेटा जो दिशा है, ये जा रही है बेटा, ये किसकी होगी? वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र। इसके लंबवत कौन होता है? इसके लंबवत होगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र। संचरण की दिशा, इसके लंबवत बेटा कौन होगा? चुंबकीय क्षेत्र संचरण की दिशा। और जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कौन होगा? चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बेटा एक दूसरे कैसे होंगे? लंबवत होंगे। वैद्युत क्षेत्र ये रहा तो चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, इस तरीके से। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बेटा एक दूसरे कैसे होंगे? लंबवत। इधर ये चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा। क्लियर? ये वैद्युत क्षेत्र। अगर बेटा ये ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, ऊपर कौन है? चुंबकीय क्षेत्र। नीचे कौन होगा? वैद्युत क्षेत्र। ऊपर वाला बेटा चुंबकीय क्षेत्र, ये ऊपर वाला बेटा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है, नीचे वाला वैद्युत क्षेत्र। और ये एक दूसरे कैसे हैं? लंबवत। ऐसे इसमें ऊपर वैद्युत क्षेत्र तो नीचे चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से। तो ये ग्राफ बेटा बनाएंगे इस तरीके से, नीचे चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक दूसरे के लंबवत। क्लियर? तो ऊपर बेटा जो वाई अक्ष है, ये अगर वैद्युत क्षेत्र दिशा दर्शा रहा है, किसकी दर्शा रहा है? वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लंबवत ये वाली दिशा किसकी हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बेटा हमें क्या पूछा है? ग्राफ पूछा है। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 के ड़ को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का क। 5 का क क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की बेटा दशाएं पूछे या स्थितियां पूछी गई हैं, और व्यतिकरण की परिभाषा। तो सबसे पहले बेटा डालेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण, अब व्यतिकरण किसे कहेंगे? जब बेटा क्या होगा? समान आवृत्ति तथा समान आयाम की, समान आवृत्ति होंगी, आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगें, समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं। एक ही दिशा में क्या होंगी बेटा? संचरित होती हैं। तो अध्यारोपण के पश्चात जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी, परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहते हैं। क्या बताया? समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो इनके अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर, जो अध्यारोपण के पश्चात
परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो इनके अध्यारोपण पर परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यतिकरण के प्रकार दो प्रकार से बेटा व्यतिकरण बनेगा। नंबर 1 पहला होगा संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण क्या होगा? जो व्यतिकरण की जो तरंगें हैं, जिन बिंदुओं पर समान कला में मिलती हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है? अधिकतम होगी। उस व्यतिकरण को हम क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की जो घटना हो रही है, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर जो तरंगें हैं, ये तरंगें समान कला में मिलती हैं, उन तरंगों को, अर्थात जब समान कला में मिलेंगी वहां पर प्रकाश की तीव्रता कैसी हो जाएगी? अधिकतम। उसे हम क्या बोलेंगे? संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के बारे में लिखेंगे, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में मिलती हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर वे व्यतिकरण को क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखो संपोषी व्यतिकरण का बेटा ग्राफ इधर बना दे रहा हूं, चलो ये बना दे रहा हूं ए पे। ये बेटा तरंग संचरण की दिशा है और ये जा रही है प्राथमिक तरंग। ठीक है, ये कौन सी है? प्राथमिक तरंग है, प्राथमिक
तरंग, प्राथमिक तरंग है। इसके बाद बेटा ये द्वितीयक तरंग जा रही, डॉट 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 करके दर्शा दिया मैंने द्वितीयक तरंग को, ये जा रही बेटा द्वितीयक तरंग को, ये हो गई द्वितीयक, डॉट डॉट वाली हो गई द्वितीयक, द्वितीयक तरंग है। अब प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग बेटा जिन बिंदुओं पर मिल रही है वहां पर प्रकाश की तीव्रता कैसी हो जाएगी, अधिकतम। ऐसे अगर हम परिणामी निकालें तो परिणामी, ये इसकी हो जाएगी परिणामी तरंग, परिणामी तरंग। तो जिन बिंदुओं पर बेटा तरंगें समान कला में मिल रही हैं वहां पर प्रकाश की तीव्रता कैसी हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। और इस घटना को हम क्या बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण। नोट करिए, उसके बाद तब विनाशी पढ़ा रहे हैं। इसके बाद बेटा विनाशी, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण किसे कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण में क्या बताया, जो व्यतिकरण की घटना है, इस व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलेंगी, अर्थात प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, न्यूनतम होगी। व्यतिकरण की इस घटना को हम क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण। समपोषी में समान कला में बेटा तरंगें मिलेंगी, विनाशी में विपरीत कला में। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे व्यतिकरण, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखो यहां पर ये विस्थापन हो जाएगा, देखो तरंग संचरण की दिशा। अब यहां पर ये परिणामी, ये वाली क्या है, परिणामी मान ले, परिणामी होगी। अब यहां पर एक तरंग जो प्राथमिक तरंग है वो इस तरीके से जा रही है, ऐसे। अब इसके विपरीत कला में बेटा ये प्राथमिक तरंग हो गई, प्राथमिक तरंग है। इसके विपरीत कला में कौन होगी, द्वितीयक तरंगें। इसके विपरीत कला में कौन होंगी, द्वितीयक तरंगें। और जिन जिन बिंदुओं पर बेटा विपरीत कला में ये मिल रही है वही बेटा क्या कहलाएगी, वही बन जाएगी विनाशी व्यतिकरण। वही क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। और ये है द्वितीयक तरंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का ख क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु द्रव्यमान 16 है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है का परमाणु द्रव्यमान बराबर बेटा कितना है, 16.0000 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसको क्या करवाया है, ज्ञात करवाया है। उसके बाद डाटा में दे रखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 0.0055 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर दे रखा है 1.007593 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn बराबर दे रखा है 1.008982 एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर दे रखा है 931 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब प्रति न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा बराबर होती है बेटा बंधन ऊर्जा वट्टे परमाणु द्रव्यमान। अब बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे? तो बंधन ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान क्षति इनटू में एक एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले हमें निकालनी है द्रव्यमान क्षति को। देखो अब द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान क्षति डेल्टा एन बराबर न्यूक्लियानो का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। न्यूक्लियानो का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। अब न्यूक्लियानो बेटा कौन कौन दे रखे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो लिखेंगे प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक के द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये बेटा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान क्षति का। क्या न्यूक्लियनों का द्रव्यमान अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखे तो इन दोनों का योग में से घटा दो नाभिक के द्रव्यमान। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है तो नाभिक के द्रव्यमान में से किसे घटा दो? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। अब देखो यहां पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार कितना है? परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार है बेटा 16। इसकी तुलना कर दो x z a से। z बराबर होता है E और E बराबर होता है P। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और उतने ही क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या। यानी अगर Z 8 है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 होगी। पर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। तो प्रोटॉनों की संख्या। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन निकालेंगे A बराबर होता है P प्लस N। A कितना है? 16 बराबर P का वैल्यू बेटा प्रोटॉन 8 है और प्लस के N। ये प्लस के 8 दूसरे जाके माइनस के 8। 16 में से 8 गए तो बेटा कितने बचेंगे? 8। यानी न्यूट्रॉन भी बेटा कितने निकलेंगे? 8। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बेटा कितना है? इतना 1.007593। पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8। तो 8 का कितना होगा? 8 का गुणा प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये रहा। पर बेटा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 8। 8 का कितना होगा? 8 से गुणा माइनस नाभिक का द्रव्यमान 16.40 ये रहा। में से बेटा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये रहा 0.00055। पर ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8। 8 से गुणा कर रहे हैं। गुणा करेंगे 8 दिए 24, 8 ने 72 दो 74, 8 पंजे 40 और 7 47, 8 सत्ते 56 और 4 60, 0 और 0.8 प्लस इसका है बेटा, इसका इसमें गुणा कर दिया। अब इसका इसमें गुणा करो। 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64 65, 8 ने 72 और 6 78, 8 सत्ते 64 और 7 71 और 0 और 0.8
माइनस 16.0000। मैं बेटा 55 अट्ठे 440, 5 अंक दशमलव है, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव गया। ठीक है, अब करना क्या है, इनको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 8.060,744, दशमलव के नीचे दशमलव 8.071856, 6 4 10, 5 और 4 9, 8 7 15 और 1 15, 8 और 7 15, 6 4 10, 5 और 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 8 और 7 15 और 1 16, 1 और 1 2, 7 और 6 13 और यहाँ पर 0.88 16, यानी 16.13 2600 में से घटाएंगे। इससे जोड़ के बेटा इतना आया 6 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 7 8 15 और 1 16, 1 और 1 2, 7 और 6 13 और ठीक है। अब बेटा इसमें क्या करें, अब इसे घटा दो 16.1234। मैं घटाओ दशमलव के नीचे 0.0440 और इससे पहले बेटा कितना है 0 6 5, उसके बाद बेटा यहां पर 9 9 और 15, यानी 1599 5600, 15.9956 159956। अब क्या करना है, इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाएंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 15 है, पीछे 9 9 5 6 0 और 0 बढ़ा लो। ठीक है, चलते हैं 0 0 0, यहां पर 15 में से 12 में से 7 5 गए 7, यहां पर बेटा बचेगा 12 में से 3, यहां 0 1 और यहां पर दशमलव के नीचे दशमलव, यहां 0 तो बचेगा बेटा यहां पर जो द्रव्यमान क्षति निकलेगी वो निकलेगी 0.137। उसके बाद बेटा क्या 0 है, 000। ये बेटा एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान क्षति निकली। क्या निकली, द्रव्यमान क्षति निकली। ठीक है, अब करना क्या है, अब मुझे निकालनी है सबसे पहले न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा से पहले हमें निकालनी होगी बंधन ऊर्जा। तो अब निकालेंगे हम बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान क्षति गुणा एक एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान क्षति बेटा कितनी निकली है, तो 0.137 इंटू एक एटॉमिक मास यूनिट बेटा होता है 931 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुणा करेंगे 931 में 137 का, 7 एकम 7 या 21 और 7 नेम 63 और 2 65, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 नेम 63 और 2 65, 3 एकम 3 9 और 3 नेम 27। उसके बाद 1 3 और 9 7, 3 और 1 4, 5 और 4 9 9 5 14 और 1 15, 7 और 3 10 से 16 और 1 17, 9 2 11 और 1 12। यानी बेटा ये गुणा करने के बाद आएगा 12 127 547 पर कैन का दशमलव है 3, 1 2 3 अंक लगा दिया दशमलव, 3 अंक क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। अब हमें करना क्या है, लेकिन हमें निकालनी है बेटा प्रति न्यूक्लियनों में बंधन ऊर्जा। प्रति ये निकलेगा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बेटा बंधन ऊर्जा वटे परमाणु द्रव्यमान। बंधन ऊर्जा निकली है 127.547 वट्टे परमाणु द्रव्यमान बेटा इसका क्या है 16, दशमलव बटा 1 2 3, 16 का भाग दे देंगे, 16,000 का भाग दे देंगे 1 2 7 1 नहीं बेटा यार दशमलव है, दशमलव हटाया यहाँ पर। ठीक है, ये दशमलव हटाया हुआ है 5 4 7, ये 1,27,000, ये केवल 16,000। ठीक है,
तो 16 का भाग बेटा 12,000 में जाएगा नहीं, 16 सत्ते 112, 7 4 5 5 1, 10 लगाओ, 0 बढ़ाओ, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा बेटा कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ज्यादा हो जाएगा, तो 7.9 न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, ये बेटा इसका रहेगा आंसर। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का ग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, आप लोग बेटा इसको तैयार ढंग से कर लेना। क्वेश्चन ये है, दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और इसमें पूछा है जब चालक में धारा की दिशा समान हो, और दूसरा पूछा है जब चालक में धारा की दिशा कैसी हो, विपरीत, तब बेटा हमें क्या बताना है, बल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, दो तार लेंगे, दो तार ये रहे, पहला तार ये रहा, एक तार AB, एक तार बेटा हमारा कौन सा है, AB है, दूसरा तार CD है। अब चूंकि बेटा ये दोनों के दोनों R दूरी पर हैं, इन दोनों तार में बेटा धारा की दिशा समान कर दे रहे हैं, इसमें I1 और I2, तार AB में धारा I1 बह रही है ऊपर की ओर, तार CD में धारा I2 बह रही है, इसमें भी किधर बह रही है, ऊपर की ओर, तब बल कैसा लगेगा। दूसरा बेटा, जब बेटा हम तार AB में धारा नीचे ऊपर की ओर प्रवाहित कर दें I1, और तार CD में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित कर दें, नीचे की ओर प्रवाहित कर दें, इसके विपरीत कर दें, तब बेटा बल कैसा लगेगा। दोनों तार कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, तो दो तार AB बस CD है, AB तार AB में धारा I1, तार CD में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, और चूंकि ये दोनों के दोनों जो तार हैं वो कागज के तल में रखे, मान लिया ये कागज का तल है, इस तल में ऐसे तार एक ये रखा हुआ है, तार एक ये रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों तारों के बीच हमें क्या करना है, बल का अनुभव करना है। अब देखो, अगर हम इन्हें बेटा बल की डायरेक्शन निकालनी हो, क्या निकालनी हो, बल की डायरेक्शन निकालनी हो, तो बल की डायरेक्शन निकालने के लिए, बल की दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं बेटा दाएं हाथ का नियम। क्या लगाएंगे, दाएं हाथ की जो हथेली होगी, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि अंगूठा उस ओर कर दो, अंगूठा उस ओर कर दो जिधर बेटा धारा प्रवाहित हो रही है, उंगलियां उस ओर कर दीजिए जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, हथेली बता देगी बेटा बल की दिशा किधर है। क्लियर। अब देखो, तार ए में जब धारा, तार पहले वाले में धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बात सही है। तार बी में धारा प्रवाहित करोगे, इसके चारों ओर बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम बेटा क्या करेंगे, तार ए में बेटा बताएंगे कि बल किधर लग रहा है, तो देखते हैं, अंगूठा धारा की दिशा में कर दो, चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर उत्पन्न होगा, सीडी तार की ओर बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बेटा एक चीज देखो, अंगूठा की दिशा बेटा किधर है, ऊपर की ओर, धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र दिशा बेटा किधर है, सीडी तार की ओर, हथेली की दिशा बेटा बोर्ड अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर। तो जो बेटा हथेली दिशा बोर्ड के अंदर की ओर है बेटा, जो दिशा अंदर की ओर है उसे हमने बेटा डॉट से दर्शा दिया, यानी कागज के तल के अंदर, कागज के तल में भीतर की ओर, कागज के तल में भीतर की ओर, यानी ये बल लग रहा है बेटा अंदर की ओर। इस पे बेटा बल मान लो F1, बल क्या मान लिया, F1 लग रहा है। ऐसे ही अब हम तार सीडी पर निकालेंगे बल किधर लगेगा। तो देखो, अंगूठा, अंगूठा किस दिशा में कर दो, अंगूठा कर दो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठा कर दिया। उंगलियां बेटा, चुंबकीय क्षेत्र किस पे उत्पन्न होगा, तार AB पर, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में कर दो बेटा, ये उंगलियां फैला दो, हथेली बताएगी बल की दिशा, हथेली बताएगी बल की दिशा। अंगूठा देखो ऊपर धारा दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा में बेटा AB की ओर, हथेली दिशा किधर है, बाहर की ओर, और बाहर की ओर है इसलिए बेटा हम इसे किससे दर्शा दे रहे हैं, क्रॉस से। किससे दर्शा दे रहे हैं, क्रॉस से, यानी ये हथेली दिशा बेटा किधर है, बाहर की ओर, यानी बल कैसा लग रहा है, F2। यानी ये रहा बेटा, ये रहा, तो ये कागज का तल है और इस पे जो बल लग रहा है वो बल बेटा, एक पे बल लग रहा है बेटा अंदर की ओर,
एक पे, ये रहा तल, ठीक है। इस पे बल लग रहा है बेटा अंदर की ओर, और इस पे बल लग रहा है बेटा किधर, बाहर की ओर। तो ये बल बेटा एक दूसरे कैसे हो जाते हैं, विपरीत, एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, विपरीत। अब इसमें देखते हैं, इस वाले में, यानी इसमें जब दोनों तारों में धारा समान है तो बल कैसा लग रहा है, विपरीत लग रहा है। बल कैसा लग रहा है बेटा, विपरीत लग रहा है। अब इसके अंदर देखते हैं, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, तार AB, तार CD की ओर बेटा चुंबकीय क्षेत्र होगा, अंगूठा धारे दिशा में, हथेली की दिशा किधर है, अंदर की ओर। तो हथेली की दिशा है बेटा अंदर की ओर, इसे हमने डॉट से दर्शा दिया। अब इस तार पे देखते हैं, इस तार में देखेंगे कि इस तार में बेटा देखो, तार CD में धारा किधर है, नीचे की ओर। तार CD में धारा किधर है, नीचे की ओर। अंगूठा नीचे की ओर कर दो, हथेली बेटा किधर कर दो, जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र है, CD तार में बेटा चुंबकीय क्षेत्र जा रहे CD तार की ओर। हथेली की दिशा बेटा किधर है, इसकी भी दिशा अंदर की ओर। जब अंदर की ओर दिशा है तो इसे बेटा किधर दर्शा दो बेटा, डॉट से दर्शा दिया। इसमें दोनों के दोनों बल बेटा कैसी प्रकृति में है, समान प्रकृति में। दोनों के दोनों बल कैसे बेटा, दोनों के दोनों बल बेटा अंदर की ओर लग रहे हैं, और जब जब तार में धारा विपरीत हो रही है, बल बेटा समान लग रहा है, दोनों के दोनों बल बेटा एक ही ओर लग रहे हैं। और जब बेटा धारा बेटा समान है, जब धारा कैसी है, समान, तो बल विपरीत लग रहा है। धाराएं समान, बल विपरीत, धाराएं विपरीत है तो बल कैसा लग रहा है बेटा, बल एक ही ओर लग रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में लग रहा है। तो सबसे पहले बेटा लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे, माना दो चालक तार AB व CD वायु या निर्वात में एक दूसरे से परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। तार AB में धारा I1 व तार CD में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तब तार AB में धारा प्रवाहित करने पर, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर तार CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तब तार AB में धारा I1 प्रवाहित करने पर तार CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और एक सीधे धारावाही चालक तार में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B बराबर होता है μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R, μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये बेटा फॉर्मूला होता है एक सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अब चूंकि बेटा तार AB में धारा कौन सी बह रही है, I1, और दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है बेटा, R2, ठीक है, दोनों तारों के बीच की दूरी बेटा क्या है, R, ठीक है। अब बेटा इसके बाद माना तार CD में, माना तार CD में कौन सी धारा बह रही बेटा, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तब तार CD द्वारा AB पर आरोपित बल, क्यों भैया बल क्यों लगेगा, क्योंकि दो तार हैं, इस तार में बेटा चुंबकीय क्षेत्र है, इस तार में भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस तार में जब धारा प्रवाहित करोगे तो बेटा ये वाला चुंबकीय क्षेत्र बेटा इस चुंबकीय क्षेत्र पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो बल लगेगा F बराबर
आई बी एल साइन थीटा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। पर तार 2 में बेटा, तार CD में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I2। अब यहां पर बात करेंगे साइन थीटा, थीटा कैसे निकलेगा? देखो धारा ऊपर की ओर, बल बेटा इधर लग रहा हुआ है, धारा ऊपर की ओर, बल बेटा ये लगा हुआ, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा? 90। तो यहां पास थीटा बराबर बेटा क्या लगाओगे? थीटा बराबर 90 और साइन 90, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू बेटा कितना होता है? 1। तो यहां पर F बराबर I2 V इंटू में L, F बराबर I2 V इंटू में L। अब देखो I2 इंटू में B का वैल्यू क्या निकाला? म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R और इंटू में L। ये बेटा बल निकलेगा, ये किसका निकलेगा? बल, यानी बल बेटा, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। लेकिन हमें क्या करना है? प्रति एकांक लंबाई वाले सीढ़ी तार पर बल कितना लगेगा? तो प्रति एकांक लंबाई वाले सीढ़ी तार पर बल F, प्रति एकांक लंबाई बेटा L गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, F अपॉन L बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1, इसे I2 इधर ले जाओ, I2 बट्टे R, और इसका मात्रक बेटा हो जाएगा न्यूटन प्रति, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। नोट करिए। इसके बाद बेटा जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, इन बलों की प्रकृति पूछी है। पहला देखो, जब दोनों तारों में धाराएं समान दिशा में होती हैं, जब दोनों तारों में धारा बेटा कैसे होंगी? समान दिशा में होती हैं, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर? दोनों तारों की डायरेक्शन बेटा कैसी है? समान है, दिशाएं बराबर है, धारा की दिशा बेटा समान है, तो इनके बीच जो बल लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत जो बल लगा रहे हैं, वो बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का। और दूसरा बेटा, जब दोनों तारों में धाराएं विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल आरोपित होता है। तो हमसे बेटा ये डेरिवेशन पूछी थी और बलों की प्रकृति पूछी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 का गा नोट करिए।